Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the editorial discussion for 10th of March. Now first of all let's understand कि आज हमें कौन कौन से editorial को डिस्कस करना है. First of all we'll talk about the governor's role और किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में जो गवर्नर का रोल है वो लगातार चेंज हो रहा है. स्पेशली we'll talk about वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना. इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको यहाँ पर लाइमलाइट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट अ चांस फॉर अ पीस. कल हमने बात की थी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ही हैज रिसेंटली पिच्ड कि उनको नेटो का मेंबर अब नहीं बनना है. सो दैट इज व्हाई ही गिव्स अ चांस कि जहां पर एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच के टेंशंस का और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को यहाँ पर आगे बढ़कर सॉल्व किया जा सकता है. तो यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है उनको और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन दोनों को साथ में बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी. एंड दैट इज द ओनली चांस फॉर पीस राइट नाउ बिकॉज कोई और थर्ड कंट्री जो है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है. एंड द थर्ड एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज दिस अननेसेसरी वॉर. रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी अननेसेसिटी के बारे में बात करेंगे. देखिए अभी तक आपने एक चीज देखा होगा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स एंड ऑल है, वो लोग सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर. राइट, सबके सब सैंक्शंस लगा रहे हैं इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी. एक्चुअली नो वन इज टॉकिंग अबाउट द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी. इस पर्टिकुलर वॉर के कारण जो ह्यूमैनिटी है वो कितना पीछे जा रहा है धीरे धीरे, उस चीज के बारे में कोई बात करने को रेडी नहीं है. आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि एक्जैक्टली ह्यूमैनिटी को क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर्टिकुलर वॉर से, कैसे हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है या फिर जो हमारे ह्यूमंस है उन लोगों को कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है. स्पेशली वो लोग जो कि राइट नाउ यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर अच्छे एडिटोरियल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट वाटर मैनेजमेंट और एक हाइड्रो सोशल अप्रोच के अंदर बात करता है. नाउ इट टॉक्स अबाउट कि अगर हम वाटर के नीड्स को और जो सोसाइटी के नीड्स है दोनों को कंबाइन लेकर चले, मतलब दोनों को कंबाइन करके चले और दोनों की प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, दैट विल बी अ बेटर अप्रोच एज कंपेयर टू हम सोसाइटी को अलग से, उसकी प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करते हैं, वाटर को अलग से सॉल्व करते हैं. हमें यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करना होगा जहां पर सोसाइटी और वाटर की जो प्रॉब्लम्स वगैरह उसको साथ लेके चलें. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ओल्ड एज केयर. तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के बारे में बात की हुई है, सो इसको हम किसी और दिन देख लेंगे. ठीक है, राइट नाउ हम इस 3 एडिटोरियल के ऊपर फोकस करने वाले हैं. नाउ आई हैव ट्राइड अ डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर जिस एडिटोरियल को समझाने का, स्पेशली जो छोटे वाले एडिटोरियल्स हैं. लेट्स ट्राई इट आउट. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी. यहाँ हम गवर्नर्स के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं. स्पेशली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है यहाँ पे जगदीप धनखड़ सर, उन्होंने रिसेंटली देखिए उन्होंने क्या हुआ था अभी आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है. राइट, हर एक जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जो एक बजट, जो एक सेशन स्टार्ट होता है ना, न्यू सेशन जो होता है, अब आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का एक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एवरी न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट यहाँ पर जो सेशन होता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर जो पार्लियामेंट है, उसको एड्रेस कौन करता है? तो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करता है और जो स्टेट लेवल है वहां पे गवर्नर करता है. मतलब द फर्स्ट सेशन इज टू बी एक्चुअली एड्रेस्ड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. बट यहाँ पर जब वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ सर, जब वो यहाँ पर एड्रेस करने गए तो जो उस टाइम की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर अपरोर मचा दिया, मतलब काफी ज्यादा वहां पर केओस वगैरह क्रिएट कर दिया. उसके कारण ऑलमोस्ट जगदीप धनखड़ सर ने वहां पर जो एड्रेस है, इनिशियल एड्रेस है, उसको देने से मना कर दिया था. मतलब ही रिफ्यूज्ड ऑलमोस्ट टू स्टार्ट हिज जो भी उनका कस्टमरी जो एड्रेस वगैरह होता है ना स्टार्टिंग वाला, उसको लेने से मना कर दिया था. नाउ इट एक्चुअली लेड टू अ वर्चुअली प्लीड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो ममता बनर्जी वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऑलमोस्ट प्लीड किया था गवर्नर को कि आप प्लीज जल्दी से इस एड्रेस को कंप्लीट कीजिए ताकि हम जो आज का प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट कर पाए. नाउ फाइनली देखिए ऑलमोस्ट वो उन्होंने मना कर दिया था, बट फाइनली लास्ट मोमेंट पे जाकर उन्होंने इस पर्टिकुलर एड्रेस को पढ़ा एंड उसके बाद ही जो भी प्रोसीडिंग वगैरह थी वो चीज यहाँ पे स्टार्ट हो पाई. नो ये चीज हुआ हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर. नो सेकंड कम्स तेलंगाना. अगर तेलंगाना के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो चीफ मिनिस्टर है और जो गवर्नर है, दोनों के बीच में टसल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि जो यहाँ के तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है राइट नाउ के चंद्रशेखर राव, उन्होंने तो मतलब एक टाइप का लूप होल निकाल लिया इस चीज के अंदर. देखिए हुआ क्या था लास्ट टाइम, जिस टाइम मतलब लास्ट टाइम जो तेलंगाना के गवर्नर थे, यानी कि जो अभी टी सौंदरराजन मैम है, बेसिकली पॉइंट ये है कि जब ये लास्ट टाइम गवर्नर थी तो उन्होंने क्या किया था, जब उनको एड्रेस दिया गया था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कुछ एड्रेस के अंदर चेंज कर दिए थे. मतलब उन्होंने कुछ खुद के ही बोल दिया था. देखिए ये जो एड्रेस होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये एड्रेस जो है कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो किस टाइप की व्यू पॉइंट को रखती है, वो शो करता है. तो अगर गवर्नर उस पर्टिकुलर एड्रेस को ही चेंज कर देगा तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो यानी कि जो करंट कैबिनेट है, स्टेट की कैबिनेट है, उसका अपना जो व्यू पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है. नो द पॉइंट इज कि राइट नाउ सौंदरराजन मैम को जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ना था ना, जब उन्होंने मतलब इस पर्टिकुलर एड्रेस को पढ़ना था, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर एक लूप होल निकाल लिया जहां पर उन्होंने ये बोला कि जो हम करंट सेशन कर रहे हैं,
जो करंट सेशन हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट न्यू, एक टाइप का न्यू सेशन नहीं है, इट इज द एक टाइप का कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन। मतलब लास्ट टाइम जो बजट सेशन जो हुआ था, तो जो तेलंगाना के अंदर जो बजट सेशन हुआ था ना, तो उन्होंने उस चीज को वहां पर क्या किया था, प्रोरोग नहीं किया था। ठीक है, प्रोरोग करने का मतलब होता है खत्म करना, तो उन्होंने उस चीज को प्रोरोग नहीं किया था, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। और अभी के टाइम में जब उन्होंने फिर से जो न्यू सेशन स्टार्ट किया है, तो उन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट सेशन है उससे क्या टाइप का कंटिन्यूएशन है। मतलब तेलंगाना हैज ट्राइड टू क्रिएट अ लूप होल, जहां पर उन्होंने एक न्यू सेशन को न्यू सेशन बोला ही नहीं, उन्होंने सिंपली ये बोला कि जो लास्ट सेशन है उसी का हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई गवर्नर का एड्रेस जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। एंड इस तरह से उन्होंने जो सौंदराजन है उनका एड्रेस मतलब पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको यहां पर एक चीज समझना होगा कि जो गवर्नर का जो एड्रेस होता है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमेशा फर्स्ट सेशन ऑफ द और ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जाता है। मतलब जब भी कोई नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, उस टाइम जो फर्स्ट एड्रेस होगा दैट विल बी एक्चुअली गिवन बाय द गवर्नर। नाउ दिस पर्टिकुलर एड्रेस अगर आप नहीं देते हैं तो टेक्निकली आपका जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ईयर स्टार्ट नहीं हो रहा है। बट बोथ वेस्ट बंगाल और तेलंगाना दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक टाइप का लूप होल्स निकाल दिया। वेस्ट बंगाल ने चलो प्लीड करके किसी तरीके से कंप्लीट करा दिया, बट तेलंगाना ने इसमें कहीं ना कहीं लूप होल निकाल लिया और उस चीज को आगे मतलब आगे वो लोग मूव ऑन कर गया। अब देखिए, जो वहां की जो गवर्नर है, जो डॉक्टर सौंदराजन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है। उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट का पोजीशन है दैट इज वेरी टेक्निकल, बिकॉज उन्होंने बहुत टेक्निकलिटी के साथ में इस पर्टिकुलर एड्रेस को कैंसिल करा दिया। एंड सेकंड चीज, उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नर के प्रॉपर एड्रेस के बिना आप एक न्यू सेशन को यहाँ पर एड्रेस नहीं कर सकते। देखिए, ये सब क्या शो कर रहा है, अगर आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे, तेलंगाना को शो करेंगे, इन सबको अगर आप देखेंगे तो मेन चीज जो शो हो रहा है दैट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वहां का स्टेट का वो, और जो राजभवन है यानी कि जो गवर्नर है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पर वो हो रहा है। ठीक है, मर्ज हो रहा है। नाउ तेलंगाना का जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ये इसके कारण हुई है बिकॉज जो गवर्नर है वहां की, उन्होंने लास्ट टाइम जो टेक्स्ट थे उस पर्टिकुलर एड्रेस का उसको चेंज कर दिया था। दैट इज वाई गवर्नमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो गई थी, और उन्होंने इस चीज को यहाँ पर बचाने के लिए इस टाइम कुछ ऐसे लूप होल्स क्रिएट कर लिए जिसके थ्रू गवर्नर का एड्रेस यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं था। ठीक है, कुछ हम चीजें देख लेते हैं गवर्नर के एड्रेस के बारे में। देखिए, जो गवर्नर का एड्रेस होता है या फिर जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, जो एड्रेस होता है दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, टाइप का फॉर्मेलिटी है। देखिए, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, उनको सिर्फ एक सेट ऑफ पेजेस दिए जाते हैं, उनको बस वो पढ़ के सुनाना होता है, तो टाइप की फॉर्मेलिटी है। नाउ बट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पॉलिसी को, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पॉलिसीज को यहाँ पे शो करता है। मतलब दैट पर्टिकुलर बजट, दैट पर्टिकुलर एक्चुअली एड्रेस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी, यानी कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह बनाई है पिछले एक साल के अंदर, कौन कौन से प्लान्स उनके न्यू ईयर के अंदर, वो सारी चीजें बतानी होती है। सो इफ द गवर्नर हैज चेंज द एड्रेस, दैट इज वाई जो गवर्नमेंट है वहां पर कुछ ना कुछ उनको ट्रस्ट नहीं कर रही है, दैट इज वाई उन्होंने लूप होल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये भी समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल रैंगलिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नर का जो पोस्ट है और जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है, दोनों की वैल्यू को डिकेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है हमारे, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, उसके ऊपर डिबेट वगैरह फालतू में क्रिएट कर रहा है। देखिए, गवर्नर का एड्रेस करना, मतलब गवर्नर के एड्रेस को एक टाइप का वर्णन करना, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को बुलाने जैसा है। बिकॉज अगर आप एक चीज समझिए, आज नहीं तो कल ये गवर्नर का एड्रेस तो होगा ही, अगर आपने इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इस चीज को कंटिन्यू कर लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं तेलंगाना हर साल ऐसा कर पाएगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तो उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये आती है कि अगर गवर्नर और सीएम के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लगातार इमर्ज होना स्टार्ट हो गया, तो फिर जो स्टेट है, स्टेट की पॉलिसीज कैसे काम करेंगी? दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आप समझेंगे, कोई भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई भी बिल प्रपोज करता है, दैट पर्टिकुलर बिल अगर दोनों हाउसेस में अगर पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के अंदर पास हो भी जाता है, तो स्टिल इट कैन नॉट बिकम एक्ट जब तक उसको गवर्नर का यहाँ पर साइन न मिल जाए। राइट, गवर्नर का जब तक एसेंट नहीं मिलता तब तक वहां पर फाइनल बिल नहीं बन सकता, फाइनल एक एक्ट नहीं बन सकता है। सो पॉइंट इज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर है दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से अगर चीफ मिनिस्टर अकेले काम करेंगे या फिर गवर्नर अकेले काम करेंगे, तो दोनों ही केसेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर है उस चीज का एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ऑथर है यहाँ पर कुछ ऐसे सजेशंस के बारे में बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर के बीच का जो ये प्रॉब्लम है, वो लगातार बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो तो ये कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम एक टाइप का अमेंडमेंट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी को हम हटा सकते हैं। अगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों को इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है, अगर इसकी कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, तो हम इस चीज को यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेकंड जो चेंज कर सकते हैं वो सिंपली ये कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को उस चीज को मतलब एड्रेस करने को बोलना चाहिए, ताकि जो चीफ मिनिस्टर है वो डायरेक्टली अपने खुद की पॉलिसीज को बताए। राइट, ये सब चीजें यहाँ पर बोली जा रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, द ऑथर ऑल्सो ट्राइज टू से कि जब तक ये करंट सिस्टम इस पर्टिकुलर चीज के अंदर है और जब तक यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, तब तक हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे नॉर्म्स को यहाँ पर प्रॉपर्ली फॉलो करना है। तभी जो भी हमारे पब्लिक डिस्कोर्सेज, मतलब
मतलब कोर्सेज है, यानी जो भी हमारा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है वो सब चीजें हमारे प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, आई होप आपको जो फर्स्ट एडिटोरियल था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं अ चांस फॉर पीस के बारे में। देखिए यहां पर विल स्टार्ट विद रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में। आप जानते हैं कि यूक्रेन ने रिसेंटली ये पिच को ड्रॉप कर दिया कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। यूक्रेन ने बोला है कि वी नाउ डोंट वांट टू बी अ मेंबर ऑफ नेटो। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जब ये स्टेटमेंट बोला तो उन्होंने साथ में एक कहीं ना कहीं एक वॉर किया, एक कसम खाई दैट दे विल फाइट टू द एंड इन फॉरेस्ट फील्ड एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि विंस्टन चर्चिल ने बोला था जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखिए सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है कि वी विल कीप फाइटिंग, मतलब हम यहाँ पर हार नहीं मानेंगे, वी विल नॉट सरेंडर। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्रेव स्टेटमेंट एक्चुअली। नाउ अगर आप एक चीज समझेंगे यहाँ पर, तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वहां पर वो दो चीजों के लिए मान गए हैं। पहली बात तो वो कॉम्प्रोमाइज करने को मान गए हैं ऑन सेवरल जितने भी सेंसिटिव इश्यूज वगैरह रशिया और यूक्रेन के बीच में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन क्या नाटो ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा, इस चीज के बारे में यूक्रेन यहाँ पर बातचीत करने को रेडी है रशिया के साथ में। सेकंड, जो भी रशियन जो कंट्री ने 2 रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, इन दोनों रीजन को क्या इंडिपेंडेंट बना के रखना है या फिर किस तरीके से चेंजेस करने हैं, इस चीज के बारे में भी डिप्लोमेटिकली बातचीत करने के लिए यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वहां पे रेडी हो गया। नो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है दैट देयर नीड्स टू बी अ कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एक टाइप का कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट बनाना होगा बिटवीन रशिया, यूएसए एंड जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबको साथ में आकर बातचीत करनी होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी, तभी हम एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ छोटे मोटे सॉल्यूशन को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा आज नहीं तो कल प्रॉब्लम फिर से इमर्ज हो जाएगी। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है उसको ढूंढना होगा। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो क्रेमलिन यानी कि जो रशिया है उन्होंने 3 कंडीशंस यहाँ पर सामने पुट किए हैं यूक्रेन के सामने। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये बोला है कि क्रीमिया को आप रशिया की टेरिटरी मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्रीमिया को वापस लाने का मतलब जो भी आपका इरादा है उसको छोड़ दीजिए। सेकंड चीज बोला गया कि जो डोनेट्स्क एंड लुहांस्क को जिसको हमने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, जो कि एक्चुअली रशियन जो टेरिटरी का पार्ट है, उसको आप भी टाइप का रिकग्निशन प्रोवाइड कर दीजिए और उसको आप भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दीजिए। एंड थर्ड चीज बोला है कि आप यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड कीजिए कि आज के बाद वो कभी भी नेटो का या फिर किसी भी आसपास के ब्लॉक का मेंबर नहीं बनेगा और अपनी न्यूट्रलिटी को हमेशा कायम रखेगा। तो ये 3 मेन डिमांड्स है रशिया की राइट नाउ जो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर मतलब है। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये चीज तो बोला है कि ऑल तो देखिए हम यहाँ पर बातचीत करने को रेडी है। उन्होंने किसी भी चीज को डायरेक्टली माना नहीं है, बट उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने को यहाँ पर अपने आप को रेडी कहा है। उन्होंने बोला है कि ही इज ओपन टू डायलॉग, और जो व्लादिमीर पुतिन है और जो यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, दोनों को यहाँ पर साथ में आकर बातचीत करनी होगी ताकि एक टाइप का पॉलिटिकल सेटलमेंट यहाँ पर किया जा सके। पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी। यहाँ तक कि जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका भी स्टेटमेंट रिसेंटली यही आया है कि वो भी ये चाहते हैं कि डी-एस्केलेशन हो, बट उसके लिए बातचीत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉक्स। यहाँ पर यूक्रेन और रशिया जब साथ में बैठ के बातचीत करेगा तभी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर द ओनली मींस जो कि राइट नाउ इस वॉर को यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। देखिए अगर लास्ट अब 2 हफ्तों की बात करेंगे तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट यानी कि मिस्टर ज़ेलेंस्की है, ही हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हीरोज, सबसे इंपॉर्टेंट हीरो की तरह यहाँ पर इमर्ज हुए जो कि यूक्रेन के रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। बट एक चीज आपको समझना होगा, रशिया का जो यहाँ पर जिस टाइप का पावर है रशिया का, उस टाइप में उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के साथ रशिया यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा है। रशिया का एडवांसेस जो है बहुत ही स्लो है, बिकॉज 13 डेज पिछले 13 डेज हो गए हैं और रशिया ने अभी तक उस चीज को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर नहीं किया। बिकॉज रशिया के अंदर ये कैपेबिलिटी हम जानते हैं, रशिया के अंदर कैपेबिलिटी इतनी है कि हो सकता है कि वो एक वीक के अंदर यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने कब्जे के अंदर कर लेता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट इसके बावजूद यूक्रेन का यहाँ पर कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज यूक्रेन ने यहाँ पर बहुत सारी अपनी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज वगैरह उसको ऑलरेडी खो दिया। देखिए एक चीज आपको समझना होगा, रशिया यहाँ पर किसी भी तरीके से यूक्रेन को रशिया के अंदर मिलाना नहीं चाहता है। रशिया डज नॉट वांट्स कि यूक्रेन रशिया का पार्ट हो जाए, बिकॉज रशिया चाहता है कि यूक्रेन एक टाइप का बफर स्टेट की तरह काम करे बिटवीन रशियन एम्पायर और जो भी यूरोपियन एम्पायर वगैरह उनके बीच में एक टाइप का बफर की तरह काम करे, और साथ ही साथ जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं उनके साथ भी एक टाइप का बफर की तरह काम करे। तो ये तो बिल्कुल भी रशिया का यहाँ पर एम्बिशन नहीं है कि यूक्रेन को अपने अंदर मिलाना है। तो इसका कारण, इसका सबसे बड़ा यहाँ पर ये चीज ये शो हुआ है, मतलब जो रिजल्ट है वो ये शो हुआ है कि रशिया है उन्होंने किसी भी मेजर जो यूक्रेन की सिटीज है, शहर हैं, उनको अपने अंदर कंट्रोल के अंदर नहीं लिया है, सिर्फ एक सिटी को छोड़ करके, यानी कि जो साउथ की साइड में खैरसन नाम की सिटी है, इस पर्टिकुलर सिटी को सिर्फ उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर लिया है। इसके अलावा जितनी भी बाकी सिटीज हैं उनमें से किसी को भी उन्होंने डायरेक्टली अपने कंट्रोल के अंदर नहीं लिया है। लेकिन जो आसपास के जितने भी सिटीज वगैरह हैं, इंक्लूडिंग खार्किव हो गया, कीव हो गया, मारियोपोल हो गया, इन सबको उन्होंने मतलब चारों तरफ से इंसर्कल कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, बट उसके अंदर उन्होंने अभी तक एंटर नहीं किया। अगर हम कीव की बात करें जो कैपिटल है यूक्रेन का, अगर उसकी हम बात करें, वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड से, नॉर्दर्न एंड साउथ वाले साइड से हर तरफ से घिरा हुआ है, बट अभी तक कीव के अंदर पूरी तरीके से रशियन फोर्सेस ने एंटर नहीं किया। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मिस्टर ज़ेलेंस्की की बात करेंगे, यानी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है राइट नाउ, उनकी बात करेंगे तो उन्होंने लगातार हेल्प मांगी है नेटो से, उन्होंने लगातार बातचीत की है, उन्होंने बोला है कि नेटो से हमें हेल्प चाहिए, बट हम जानते हैं कि नेटो ने उनको लगातार हेल्प करने से मना कर दिया। यहां तक कि यूएसए ने इस चीज के लिए मना कर दिया कि कोई कंट्री उनको मिलिट्री वेपन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगी, यानी कि यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मिस्टर ज़ेलेंस्की थे
यानी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर एटलीस्ट स्पेशली जो वॉर वाला जोन है उस एरिया के अंदर नो फ्लाई जोन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि जो रशियन के प्लेन्स वगैरह है, रशियन के जो मतलब जो एयरफोर्स है वो बेसिकली अंदर ना आ पाए। बट यहाँ पर अगेन इस चीज को भी यहाँ पर मानने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया है, यहाँ पर भी यूएसए ने इस चीज को भी यहाँ पर नहीं माना। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो एक जो यूक्रेन का एक मतलब जो नेबर है दैट इज पोलैंड। तो पोलैंड ने यहाँ पर ये ऑफर किया था कि हम अपने कुछ MiG-29 फाइटर्स को यहाँ पर मतलब भेजना चाहते हैं इसके अंदर यूक्रेन के अंदर, ताकि वो रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट कर सके। बट अगेन यूएस ने इस चीज को भी यहाँ पर पूरी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी टाइप का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हम इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं चाहते हैं। तो एक चीज आप समझ रहे हैं, देखिए एक चीज समझिए, यूक्रेन ने जब इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर एंटर किया था तो उसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट था दैट वाज नेटो कंट्रीज। नेटो ने यहाँ पे लगातार हर स्टेप पे उनका सपोर्ट प्रोवाइड किया था कि हम मतलब अगर यूक्रेन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेती है तो नेटो कंट्रीज हमेशा इसके पीछे पीछे रहेगी। बट द पॉइंट वाज कि जैसे ही यूक्रेन ने यहाँ पर इस चीज के अंदर एंटर किया वैसे ही नेटो कंट्रीज ने इसका साथ छोड़ दिया, और नेटो कंट्रीज यहाँ पर स्पेशली यूएसए उसने बिल्कुल भी इसकी हेल्प नहीं की। यहाँ पर ना ही मिलिटरली, ना ही मॉरली, ना ही साइकोलॉजिकल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर इसकी हेल्प नहीं की जा रही है, किसी टाइप के इसको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, कुछ भी बेसिकली हेल्प नहीं की जा रही है। तो अगर आप समझेंगे तो राइट नाउ यूक्रेन ने जो कुछ भी किया है वो अपने खुद के दम पे किया है। उन्होंने जो भी रेजिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड किया उन्होंने खुद के दम पे किया है, और इसलिए वो बातचीत के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए यूक्रेन ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी दिखाते हुए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि हम अभी राइट नाउ नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज, वो चाहते हैं कि मिस्टर पुतिन जो है उनके साथ बातचीत करें। बट द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या पुतिन यहाँ पर डीएस्केलेशन करने को मानेंगे? अगर ये जो देखिए, अगर रशियन प्रेसिडेंट और जो यूक्रेन प्रेसिडेंट अगर दोनों के बीच में एटलीस्ट बातचीत होती है तो कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलना शुरू हो जाएगा। बट द पॉइंट इज उसके लिए पहले बातचीत होनी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप रशिया की बात करेंगे, रशिया ने अगर ये एक्सपेक्ट किया होगा कि बहुत ही क्विकली पूरी की पूरी यूक्रेन यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी, मतलब कि हमारे सामने एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी, तो वो इस बात को तो वो लोग मतलब रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन 13 डेज और अभी तक यूक्रेन जो है अपने पैरों पे अभी तक मतलब इट इज स्टिल स्टैंडिंग, कि अभी तक रशिया के अंदर नहीं आया है। बट अगर आप दूसरे साइड में देखेंगे तो रशिया की इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। यूरोप पर जो जितने भी यूरोपियन कंट्री के साथ थे उसके रशिया के साथ रिलेशन ऑलमोस्ट डेकेड्स से मतलब पीछे हो गए हैं। मतलब राइट नाउ रशिया की इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट कम से कम 15 से 20 साल पीछे जा चुकी है, बिकॉज उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा ट्रेड बंद हो गया, उसकी बैंकिंग सर्विसेज बंद हो गई, उसकी मेजॉरिटी ऑफ द जो कार्ड सिस्टम थे वो सब बंद हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जानते हैं जो उसके यहाँ तक कि मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, यहाँ तक कि जो मैकडी टाइप जो मतलब कंपनीज थी, मैकडी यानी कि मैकडोनल्ड्स जो था, उसने भी अपने सर्विसेज वगैरह इसके अंदर बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे फाइनेंसेस वगैरह जो कि ट्रांस अटलांटिक जो फाइनेंसेस वगैरह जो रशिया के अंदर आते थे यूरोपियन कंट्रीज से, वो सब यहाँ पर बंद हो गए। यूएस से जितने फाइनेंस आते थे वो सब बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि खुद की जो उनकी कंट्री के मैन हैं वो लोग भी यहाँ पर बैंक रन क्रिएट कर रहे हैं। बैंक रन का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ में एटीएम से जाकर पैसे निकाल रहे हैं। बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक एक्जैक्टली वॉर कैसे फाइनेंस करेगी? रशिया के पास पैसा नहीं रहेगा तो रशिया वॉर कैसे क्रिएट करेगी? तो आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। रशिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से शैटर हो रही है। रशिया की इकोनॉमी पिछले 2 हफ्तों के अंदर देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशियन बैंक्स कुछ भी बोले, रशिया के फाइनेंशियल जितने भी इंटरमीडिएटरीज हो कुछ भी बोले, रशिया के प्रेसिडेंट कुछ भी बोले, बट इवन दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो रशिया की इकोनॉमी लगातार क्रम्बल हो रही है और लगातार नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो चुकी है। नाउ एक चीज हम सबको जानते हैं, रशिया भी यूक्रेन दोनों जानता है कि इस पर्टिकुलर वॉर को एंडलेसली क्रिएट करने से या फिर उसको कंटिन्यू करने से किसी का फायदा नहीं, ना ही रशिया का ना ही यूक्रेन का। बिकॉज देखिए, अगर यूक्रेन कल को रशिया जो है यूक्रेन को पूरी तरीके से जीत भी लेता है ना, तो रशिया को कोई ज्यादा फायदा होने नहीं वाला है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अग्रीमेंट यही होने वाला है कि यूक्रेन को नेटो से दूर रहना है, और उस चीज के लिए नेटो यहाँ पर ऑलरेडी एग्री कर चुका है। तो हमें यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर इस चीज को यूज करना चाहिए मिस्टर पुतिन को, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। पुतिन का जो मेन प्राइमरी कंसर्न था कि रशिया के आसपास के जितने कंट्रीज है वो सब नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफिल हो रहा है जब यूक्रेन ने इस चीज को करने से मना कर दिया। तो एटलीस्ट अब इस ऑपरेशन को यहाँ पर पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, और जो भी सीरियस डायलॉग्स वगैरह है उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए, ताकि यूक्रेन के साथ में यूक्रेन और रशिया का जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वगैरह स्टेप्स वगैरह लिए जा सके। ये था हमारा सेकंड नाइट टुडे। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं एक दिस पर्टिकुलर अननेसेसरी वॉर, यानी कि जो जिस वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे क्या क्या ग्रे पोटेंट्स हुए हैं, स्पेशली ह्यूमन पोटेंशियल के बेसिस पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्जैक्टली जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसने किस तरीके से सफर किया इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर। कॉन्टेक्स्ट रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, बट दिस पर्टिकुलर वॉर इज नो साइन ऑफ एंडिंग। मतलब इट इज शोइंग नो साइन ऑफ एंडिंग। ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है, उल्टा ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ रिफ्यूजीज लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इससे पहले सीरिया, इराक, नॉर्थ अफ्रीका, इसके अंदर जितने भी यहाँ पे क्राइसिस वगैरह हुए थे, इन सब की यादों को यहाँ फिर से कहीं ना कहीं इसने वापस ला दिया है, बिकॉज इस टाइप का सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर आप बात करेंगे सीरिया, इराक, इसमें 2012, 2015 इन सब मतलब डिफरेंट ईयर्स के अंदर सीरिया, इराक के नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ऑलमोस्ट एक वॉर क्रिएट हो गया था। नो हम कभी नहीं जानते थे कि
कुछ ही सालों के अंदर, मतलब 5-6 सालों के अंदर यूरोप के अंदर भी एक टाइप का सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बट हम जानते हैं राइट नाउ कि यूक्रेन के अंदर जो रिफ्यूजी क्राइसिस है दैट इज एक्चुअली क्रॉस द 2 मिलियन मार्क। ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर रिफ्यूजी की तरफ भाग रहे हैं वहां से। थाउजेंड्स लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हु हैव बीन किल्ड, और थाउजेंड्स मतलब दीज आर द सिविलियंस। इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री के ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब दिस पर्टिकुलर वॉर हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टॉल ऑन सिविलियन पॉपुलेशन प्लस द मिलिट्री पॉपुलेशन। और नॉट जस्ट यूक्रेन बट ऑल्सो रशिया। रशिया के यहाँ पर मोर देन 1000 की फोर्सेस यहाँ पर जो है दे हैव ऑलरेडी बीन किल्ड एंड कैप्चर्ड इनसाइड यूक्रेन। द पॉइंट इज कि देखिए प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, बट अगर आप ऑन द अदर साइड देखेंगे तो सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जितने भी पावरफुल नेशंस है हु कॉल देमसेल्व्स द डेवलप्ड इकोनॉमीज, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग कॉन्क्रीट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी टाइप का यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिया जा रहा है। दे आर डूइंग जस्ट वन थिंग, दे आर मतलब सैंक्शंस लगा रहे हैं और दे आर वेटिंग कि एक दिन शायद रशिया का जो इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रम्बल कर जाएगा और शायद तब वॉर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। द पॉइंट इज कि शायद के बेसिस पे वॉर पर खत्म नहीं हो रही है। और एक चीज और यहां पर जो सबसे सामने आती है यह है कि किसी भी कंट्री ने रिकॉन्सिलेशन या नेगोशिएशन के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए समझिए, एवरी सिंगल कंट्री इज टॉकिंग अबाउट इट। एवरी सिंगल कंट्री ये बोल रहा है कि रिकॉन्सिलेशन होने चाहिए, नेगोशिएशन होने चाहिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। द पॉइंट इज कि नो वन इज डूइंग इट। कुछ दिनों पहले फ्रांस और जर्मनी ये दो कंट्री ऐसी थी जिन्होंने लगातार कोशिश की थी इस चीज को करने की, जो कि लगातार यूक्रेन गए, जो रशिया गए, दोनों के प्रेसिडेंट से बात किया, पर दोनों को सिंगल टेबल पे लाने की कोशिश की। बट द पॉइंट इज कि फ्रांस एंड रशिया ने भी, फ्रांस एंड जर्मनी भी सॉरी, इस चीज को छोड़ दिया है पूरी तरीके से। यूएसए ने उसको पूरी तरीके से पहले ही छोड़ दिया था और जो आसपास के डिफरेंट कंट्रीज थे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। नाउ व्हाट हैज दिस exposed? This has exposed the irrelevance of the United Nations. UN Security Council टोटल 15 मेंबर्स हैं, यूएन जनरल असेंबली टोटल 193 मेंबर्स हैं, और देन वी हैव डिफरेंट अदर जो मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर है, बट नन ऑफ देम आर डूइंग एनीथिंग कॉन्क्रीट जो कि इस पर्टिकुलर वॉर को फिनिश कर सके। देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, तो इस पर्टिकुलर वॉर जब 1918 के अंदर खत्म हुआ था ना, उस टाइम देयर वाज अ बॉडी दैट वाज मेड दैट वाज कॉल्ड एज लीग ऑफ नेशंस, LON, लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं होने देना है। बट हम जानते हैं 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड और ये लीग ऑफ नेशन जो था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अगेन जब 1945 से लेकर के 1948 तक जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होने के बाद यानी कि 1948 के आसपास में देयर वाज अनदर बॉडी मेड जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का मेन काम ये था कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 या फिर उसका कोई सिमिलर इवेंट, कोई ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होने देना है जिसके कारण ये जो वॉर है एस्केलेट हो जाए। Now till now यूनाइटेड नेशन वाज डूइंग फाइन बिकॉज उन्होंने किस चीज को कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की तरह एक टाइप का असिमुलेट करके रखा हुआ था। हम जानते हैं कि 1948 से लेकर के 1991 तक का सिचुएशन जो था दैट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, जहां पर यूएसए यानी कि नेटो का हेड और यूएसएसआर यानी कि जो रशिया का मतलब बेसिकली जो हेड था, दोनों ही के बीच में एक टाइप का कोल्ड वॉर क्रिएट हो रहा था। मतलब लगातार स्पेस वॉर्स हो रही थी, डिफरेंट वॉर्स हो रही थी, बस कन्वेंशनल वॉर नहीं हो रहा था। The point is कि अब आपको क्या लगता है? This particular war has already happened, रशिया और यूक्रेन के बीच में। This is not actually a war between Russia and Ukraine. This is actually a war between Russia and Western countries. Now, इसका ये मतलब आपको नहीं लग रहा है कि रशिया वेस्टर्न कंट्री का इसी पर्टिकुलर वॉर को रोकना तो यूनाइटेड नेशन का मेन मतलब एम था? इस पर्टिकुलर वॉर के होने से कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन था उसके ऊपर फिर से क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो गए, उसके इररिलेवेंस के ऊपर क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो गए हैं, फिर से क्वेश्चंस ऐसे उठने स्टार्ट हो गए हैं क्या यूनाइटेड नेशन सच में अभी काम कर भी रहा है फिर नहीं कर रहा है। अगर आप प्राइमरी कंसर्न देखेंगे यूरोपियन नेशंस का और देखिए जितने भी अगर आप लोगों से बात करेंगे, जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, सबसे अगर बात करेंगे तो सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट जो इस पर्टिकुलर वॉर का काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन इंपैक्ट। ह्यूमन कॉस्ट कितनी ज्यादा इसकी चीज के अंदर इन्वॉल्व है। जस्ट पीछे हमने देखा कि 2 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि रिफ्यूजी की तरह भाग रहे हैं इधर से उधर। 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मारे जा चुके हैं। देयर हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम रशियन एंड यूक्रेन की मिलिट्री की साइड से जो कि ऑलरेडी जो कि मारे जा चुके हैं। वी हैव बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज, वे बहुत सारे ह्यूमन डैमेज। व्हाट एल्स वी नीड टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर वॉर? नाउ IMF आता है बीच में। यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर बीच में आता है। उसने एक वार्निंग इशू की, उसने बोला कि इस पर्टिकुलर वॉर के जो ग्लोबल इंपैक्ट्स है अगेन दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज बट अगेन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस। नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी हियर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मनी, नो वन इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। Now what about humanity? देखिए ह्यूमैनिटी हमारी इस वॉर के कारण कितनी ज्यादा सफर कर रही है, हमें इस चीज के ऊपर बात करने की जरूरत है। Now when we are talking about refugees, when we are talking about deaths of military and civilians, what we are actually talking about? We are actually talking about the humanity, right? हमें इस humanitarian concept जो है इस particular war को उसको समझना होगा। Now, every single Western economist, they are actually talking about the economic consequences. But इसी तरीके से ह्यूमन कॉस्ट के बारे में बात करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, which is nowhere to be found. कोई भी यहाँ पर ह्यूमन कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। There are very very few articles. अगर हम डेली आर्टिकल्स देख भी रहे हैं तो आप एक चीज को समझिए कि हम ज्यादा किस चीज के बारे में बात करते हैं। क्या हम क्या हम कहीं पर भी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं? आई डोंट थिंक सो। हम लगातार इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, किस तरीके से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। वी आर टाइम एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ओनली।
तो हमें यहां पर अपने अप्रोच को चेंज करना होगा। अप्रोच हमारा ये है कि जो एक वॉर के कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज कि ह्यूमैनिटी को कितना नुकसान होता है हमें उस चीज को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ना कम से कम एटलीस्ट ऐसा हो कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज वगैरह सजेशन प्रोवाइड करें कि किस तरीके से हम इस वॉर को फिनिश कर सकते हैं, तो भी समझ आता है। बट यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज जो है उनमें से कोई भी ये सजेशंस भी मतलब कहीं कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सभी कंट्री अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पर फुलफिल करने में लगे हुए हैं। नाउ अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर लगातार एक ही चीज पे बिलीव कर रही है, दैट इज सैंक्शंस वॉर। वो लगातार रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंक्रीज कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि लगातार हम सैंक्शन लगाएंगे तो एक दिन शायद रशिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रम्बल कर जाएगी और वो ऑटोमेटिकली वॉर को बंद कर देगी। बट दिस इज नॉट हैपनिंग। वी हैव सीन इन द लास्ट 13 डेज, अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नाउ सिंस द लास्ट 13 डेज हम जो एक ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं कि रशिया लगातार एडवांस करता जा रहा है और यूक्रेन के अंदर लगातार एंटर करता जा रहा है, और यूक्रेन के अंदर जो जेनोसाइड है यानी कि जो ह्यूमंस की जो लॉस हो रहा है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। द पॉइंट इज प्रॉब्लम यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो, प्रॉब्लम यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रही है। नाउ वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कि रशिया ने यहाँ पर गलती की है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके। यूक्रेन वाज जस्ट अ इनोसेंट नेशन, यूक्रेन की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। यूक्रेन के ऊपर डायरेक्टली अटैक करके रशिया ने कहीं ना कहीं गलती की है और इट नीड्स टू बी राइटफुली कंडेम्ड। उसको उसकी गलती के बारे में बताना जरूरी है ना। उसके लिए सैंक्शंस के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर बहुत सारे ऐसे एफिकेशियस मींस वगैरह प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे आइडियल वेज प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप राइट नाउ रशिया का जो एडवांस है उसको आप रोक सकते हो। देखिए रशिया माइट बी अ वेरी वेरी गुड मूव, जो यहाँ पर सैंक्शन माइट बी अ वेरी वेरी गुड मूव। सैंक्शन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बट द पॉइंट इज कि शॉर्ट टर्म में सैंक्शन जिस पर्टिकुलर वॉर को फिनिश नहीं कर सकते हैं। सैंक्शन, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सैंक्शन जो है लॉन्ग टर्म में रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा और बेसिकली रशिया की इकोनॉमी को शायद लॉन्ग टर्म में क्रम्बल कर भी दे। बट द पॉइंट इज कि राइट नाउ रशिया के वॉर एफर्ट के ऊपर इस सैंक्शन के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखिए अगर आप किसी छोटी मोटी कंट्री के अगेंस्ट सैंक्शन लगाते हैं जिसकी जो कि डायरेक्टली जो कि लगातार दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तो समझ आता भी है। बट रशिया यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। रशिया यहाँ पर सारी की सारी नीड्स को खुद से कंप्लीट करता है। रशिया खुद का यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चर है, खुद का यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाता है। हमने पिछले 2 दिन के अंदर देखा कि ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उसमें रशिया यानी टॉप 3 एटलीस्ट प्रोड्यूसर के अंदर आता है, टॉप 3 एक्सपोर्टर्स के अंदर आता है। अगर आप यूक्रेन को देखेंगे, यूक्रेन आर काइंड ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स। यूक्रेन की यहाँ पर डायरेक्टली कोई गलती भी नहीं थी। हर एक सैंक्शन जो कि यहाँ पर रशिया के ऊपर लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रशिया के जो भी मतलब उसका रिजॉल्व है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है। उसने मतलब वो यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा अटैक कर दे रहा है और यूक्रेन का जो लिंक्स है वेस्टर्न कंट्री के साथ उसको और ज्यादा वो कट कर दे रहा है। समझिए राइट नाउ जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट लगातार नेटो कंट्रीज से हेल्प मांग रहे हैं, नो नेटो कंट्री इज एक्चुअली विलिंग टू सेंड द फोर्सेस। यहां पर रिसेंटली हमने बात की ना, पोलैंड अपना एयरफोर्स भेजना चाहता था, MiG-29 भेजना चाहता था। बट द पॉइंट इज कि जो बाइडेन यानी कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। नो एवरीवन इज डूइंग व्हाट, एवरीवन इज ट्राइंग कि सैंक्शंस लगाते हैं और रशियन स्टेट को क्रम्बल होने देते हैं। बट द पॉइंट इज कि राइट नाउ हम ये जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो नो कि रशिया ने यहाँ पे लगातार अलर्ट वगैरह इशू किया है जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर वॉर को अलर्ट पे डाल रहा है। बट द पॉइंट देखिए ये चीज तो हम सब जानते हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो एटलीस्ट इस बात के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब इस बात में तो बहुत ही स्मार्ट है कि वो न्यूक्लियर वॉर को कभी भी अटैक नहीं करेंगे, एंड दैट टू अगेंस्ट अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड एज यूक्रेन। एंड दैट टू यूक्रेन ने जब खुद अपना न्यूक्लियर स्टेटस को यहाँ पर पूरी तरीके से छोड़ दिया था। तो इस चीज के अगेंस्ट में न्यूक्लियर अटैक करना तो बिल्कुल भी एग्जैजरेशन है, ये चीज तो नहीं होने वाली है। बट सिचुएशन अभी जो है वो भी बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है। देखिए अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रहा है बट स्टिल जो कन्वेंशनल वॉर हो रहा है दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड, उसने भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज कर रखी है। Let's talk about Ukraine. Why Russia wants Ukraine so bad? देखिए यूक्रेन इज नॉट जस्ट अनदर कंट्री फॉर रशिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रशिया के लिए जस्ट एक दूसरी कंट्री है। रशिया जो यूक्रेन थी वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी 1991 तक, और तब भी यूक्रेन और रशिया के बीच का जो टेंशन था वो उस टाइम भी था। मतलब ऐसा नहीं है कि टेंशन अभी रिसेंटली इमर्ज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर बेसिकली बहुत सारे एथनो लिंग्विस्टिक टेंशंस वगैरह जो कि यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आप वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूक्रेन की बात करेंगे तो वहां पर यूक्रेनियन कल्चर को पर मतलब देखा जाता है। बट अगर आप ईस्टर्न यूक्रेन यानी कि जो डॉनबास रीजन वाला प्रेजेंट है, मतलब जो एरिया है वहां पर रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं वो लोग वहां पर रहते हैं। सिमिलरली जो वेस्टर्न यूक्रेन है यानी वेस्टर्न और सेंट्रल यूक्रेन जो है वो लार्जली कैथोलिक है। लेकिन अगर आप ईस्टर्न की बात करेंगे वो लोग सबके सब रशियन ऑर्थोडॉक्स है जो कि रशिया के रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर 1991 के अंदर की बात जब यहाँ पर रशिया से यूक्रेन बेसिकली अलग हुआ था, यूएसएसआर से जब अलग हुआ था, तो यूक्रेन वहां पे उस टाइम भी उसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी जब उसको रशिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच में से किसी एक को चूज करना पड़ा था। बिकॉज उसी टाइम नेटो मेंबर्स मतलब नेटो कंट्रीज कहीं के सामने आ गई थी, उन्होंने यूक्रेन को ये ऑफर किया था कि आप आकर हमारा मेंबर बन सकते हो, और यूक्रेन उस टाइम शायद चाहता भी था। बट द पॉइंट इज कि रशिया के लगातार फोर्स के कारण वो चीज नहीं कर पाया। Now, ये जो मैटर थे ये लगातार इट स्टार्टेड गेटिंग एग्रेवेटेड, ये चीज काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे जब 2013 के अंदर एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे जो कि यूक्रेन के थे,
मतलब यूक्रेन के अंदर जो गवर्नमेंट थी और जो प्रेसिडेंट थे वो बेसिकली प्रो रशियन थे, मतलब रशिया की तरफ थे उनको। और बेसिकली जब वो इलेक्ट हुए थे, ही वाज इलेक्टेड बाय थ्रू अ फेयर इलेक्शन आल्सो। तो पॉइंट वाज उनको वहां पर उनके पोस्ट से हटा दिया गया था और उनको उनके कंट्री से भगा दिया गया था थ्रू एक टाइप का डेमोक्रेटिक, मतलब एक टाइप का प्रॉपर प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था और इस चीज के थ्रू उनको भगा दिया गया था। द पॉइंट इज, इस चीज के कारण रशिया यहाँ पर फर्स्ट इन्फ्यूरिएटेड होता है और उसके बाद रशिया इंटरवीन्ड एंड इट एक्चुअली नेक्स्ट जो क्रीमिया वाला पार्ट है, हम जानते हैं यूक्रेन वाला पार्ट ये है, तो यूक्रेन के नीचे यहाँ पर क्रीमिया है, तो क्रीमिया वाला पार्ट जो है उसको रशिया ने पूरी तरीके से अपने कैप्चर करने ले लिया। एंड राइट नो 2022 के अंदर एक और यहाँ पर जो एडवांस हुआ है वो ये हुआ है कि रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया और उसको राइट नाउ इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो एक चीज तो हम यहाँ पर समझ गए कि राइट नाउ जो रशिया और यूक्रेन के बीच का प्रॉब्लम है दैट इज नॉट जस्ट हिस्टोरिकल, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज ऑलरेडी, मतलब डिफरेंट इवेंट्स ऑलरेडी ऐसे हो चुके हैं जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच के प्रॉब्लम को यहाँ पर कहने के सामने लेकर आते हैं। तो एक चीज और समझिए, नेटो का यहाँ पर मेन एम क्या है? नेटो का मेन एम ये है कि नेटो को अपने आप को इंक्रीज करना है, मतलब एक्सपेंड करना है, और सोवियत का जो एक्सपेंशन है उसको डिक्रीज करना है। ये दोनों चीजें यहाँ पे करनी होगी। सिमिलरली कोई भी ऐसा कंट्री जो कि नेटो का पार्ट बनता है उसका भी मेन एम कहीं ना कहीं यही होता है कि देखिए रशिया के अगेंस्ट काम करना है। सिमिलरली अगर आप रशिया की बात करेंगे, कोई भी ऐसी अलाई जो कि रशिया का अलाई है, वो उसका ये काम होता है कि वो नेटो के अगेंस्ट काम करता है। द पॉइंट इज नेटो एंड रशिया कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। तो कोई भी ऐसा मेंबर जो कि नेटो के है वो ऑटोमेटिकली रशिया के अगेंस्ट हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली कोई ऐसा फ्रेंड जो कि रशिया का है वो ऑटोमेटिकली नेटो के अगेंस्ट हो जाता है। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है लगातार ये इमर्ज हो रही है, और ये सिर्फ आज से नहीं, काफी दिनों से लगातार इमर्ज हो रही है। नाउ रशिया ने लगातार ये टाइम टू टाइम इस चीज को अपरेंट बनाया है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर हम कभी भी यूक्रेन को नेटो के पास नहीं जाने देंगे। इस चीज को उन्होंने बहुत बार बोला है, एंड दे आर सेइंग इट सिंस 1989 से ये प्रॉब्लम आप जानते हैं कि ये हो रही है। 1989 से ही लगातार रशिया इस चीज को रीइटरेट कर रहा है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बन सकता है, और इसी के कारण यूक्रेन जो है सिर्फ एक टाइप का प्यादा बन के रह गया बिटवीन रशिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। तो अगर आप एक चीज समझिए, अगर आप कल को नेटो के अंदर, मतलब नेटो जो है उसके अंदर अगर यूक्रेन को अगर बुला भी लेते हैं और अगर नेटो का मेंबर बन भी जाता है यूक्रेन, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, बिकॉज रशिया यहाँ पर जो है और ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो जाएगा और प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई अभी के टाइम में नेटो के अंदर यूक्रेन को बुलाने का जो यहाँ पर डिसीजन था, ये डिसीजन किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि दिस वॉज टोटली अननेसेसरी राइट नाउ। ये चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। 2007 के अंदर भी पुतिन ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को रीइटरेट किया था, जब उन्होंने कहा था कि अगर जब जब नेटो का एक्सपेंशन होगा ईस्टर्न साइड में, तो तब तक जो म्यूचुअल ट्रस्ट है रशिया और नेटो के बीच में वो लगातार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर इस ट्रस्ट को आपको मेंटेन रखना है तो नेटो जहां पर है उसको वहीं रहना चाहिए, और जो रशिया जहां है उसको वहीं रहना चाहिए। फाइनली जो ऑथर है वो ये बात करते हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ चेंज ऑफ ट्रैक, मतलब जो भी प्लान्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगातार इकोनॉमिक सैंक्शंस कर रहे हैं, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ह्यूमन लाइफ्स को सेव करना होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूक्रेन के एग्जिस्टेंस को बचाना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रशिया यहाँ पर रोल ओवर कर जाए पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन किसी कंट्री मतलब मतलब कहलाने के लायक भी ना रहे, बिकॉज हम जानते हैं कि रशियन फोर्सेज जो है बहुत ही डोमिनेंट है राइट नाउ, ऑल्दो दे आर वेरी स्लो, बट अगर ये फास्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा इमर्ज हो जाएगी। नाउ एक चीज हम जानते हैं कि यूक्रेन ने अपने एम्बिशंस जो कि नेटो को ज्वाइन करने के थे उसको पूरी तरीके से हटा दिया। तो इसी मतलब सेम इसी तरीके से नेटो का जो एक्सटेंशन है स्पेशली ईस्टर्न साइड में, उस चीज को यहाँ पर रिड्यूस करना होगा, और स्पेशली जो रशिया और जो यूरोपियन कंट्री के बीच का जो रिलेशनशिप जो खराब हो गया उसको फिर से यहाँ पर ब्रिज करना होगा, फिर से यहाँ पर इसको इंप्रूव करना होगा। इसके लिए जितने भी डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज के जितने भी लीडर्स वगैरह हैं उन सबको साथ में आना होगा, और हिस्ट्री से उन्होंने जितने भी लेसन वगैरह लिए हैं, जितने भी चीजें उन्होंने हिस्ट्री से सीखी है, उन सब चीजों को यहाँ पर प्रॉपर्ली समझना होगा, ताकि किसी भी टाइप के क्रिटिकल मिस्टेक्स को वो फिर से रिपीट ना करें। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन कोल्ड वॉर, ये तीन मेजर वॉर्स ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी फाइट कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री यहाँ पर पहली बार फाइट के अंदर है, हर एक कंट्री यहाँ पर ऑलरेडी वॉर के सिनेरियो को जानती है। दे नो द रैमिफिकेशंस ऑफ वॉर, दे नो कि अगर वॉर यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इमर्ज हो जाएगी। सो इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए हर एक कंट्री को यहाँ पर ऑन द टेबल आना होगा, ठीक है। दे नीड टू नेगोशिएट ऑन द टेबल एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो भी सॉल्यूशंस वगैरह उस चीज को लेकर आना होगा। सो दिस वाज द काइंड ऑफ तीनों आइडियोलॉजी जिसके बारे में हमने बात की। आई होप आपको तीनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।